हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपका त्रियोपिस्तम चल रहा था टॉपिक के अंदर। त्रियोपिस्तम में हमने कल की क्लास में हमने देखा हाइजीन के बारे में देखा था, फूड हाइजीन के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। मिल्क हाइजीन देखी थी, मीट हाइजीन देखी थी, एग एंड फिश हाइजीन देख ली थी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हाइजीन देख ली थी। साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे पैचुराइजेशन ऑफ मिल्क देखा था, फूड फोर्टिफिकेशन देखा था, इन सब के मेथड्स देखे थे हमने। और जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, इनके जो शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से ये पॉजिटिव इफेक्ट वाले होते हैं, किस तरह से नेगेटिव इफेक्ट वाले होते हैं, ये सभी हमने देख लिया था। तो आज की क्लास में हम अब शुरू करते हैं अल्कोहल कि अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में कोई कंजप्शन करता है तो वह किस तरह से शरीर को प्रभाव करता है, किस तरह से उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है शरीर के लिए। और अल्कोहल अगर कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में कंजप्शन करता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और अल्कोहलिज्म जो है उसका किस तरह से हम उस व्यक्ति का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इसी के साथ में, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल का सेवन। अल्कोहलिज्म क्या होता है कि अल्कोहल जो होती है सेवन करने का एक तरीका जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है स्वयं के लिए, उसकी फैमिली के लिए हानिकारक होता है। अल्कोहलिज्म जो होता है वो होता है कि अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना और अल्कोहल का उस लेवल पर सेवन करना जिससे वह खुद के लिए भी हानिकारक है, जो व्यक्ति उसको कंजप्शन कर रहा है उसके लिए भी, और उसकी फैमिली के लिए भी क्या होती है, वो हानिकारक होती है, यानी कि दोनों को इफेक्ट करती है। उसे अल्कोहलिज्म कहते हैं। एक अल्कोहल डिपेंडेंट जो पर्सन होता है उसके अंदर अल्कोहल ड्रिंकिंग जो होती है, अदर एक्टिविटीज़ जो होती है उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है उसे, कि उसके लिए सब कुछ अल्कोहल ड्रिंकिंग ही है, शराब पीना ही उसके लिए सब कुछ है। वो उसी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है अदर एक्टिविटीज़ के बजाय। बार बार अगर व्यक्ति को शराब पीता है तो शरीर के अंदर क्या होती है, इसके प्रति सहनशीलता विकसित हो जाती है। अगर व्यक्ति शराब नहीं पिएगा तो नहीं पीने के कारण उसके अंदर क्या होती है, सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे स्वेटिंग होगी, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा। और जब शराब उसे मिल जाएगी तो उसके अंदर क्या होगी, रिलीफ महसूस होता है उसे। तो ये थे अल्कोहलिज्म। अब उसके कारण क्या है कि व्यक्ति अल्कोहलिज्म क्यों करता है। इलिटरेसी है, नाजायज औलाद है किसी की, उसके कारण है। स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया है, या फिर पुअर ट्रेनिंग है बच्चे की, उसके कारण हो सकता है। पेरेंटल के अंदर अल्कोहलिज्म है कोई, या अल्कोहलिज्म बाई फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्किल ही ऐसा है, या पेरेंट्स के अंदर या फैमिली में किसी प्रकार का यही सब देखता है वो बच्चा तब, या फिर एडवर्टाइजिंग प्रमोशन ऑफ अल्कोहलिज्म, अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये सब करता है। तो उससे क्या होती है, अल्कोहल की लत लग जाती है, तो वो अल्कोहलिज्म करता है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम, यानी बेरोजगार है वो व्यक्ति। तो एडल्ट्स के द्वारा अल्कोहल ड्रिंकिंग एक्सपेरिमेंट से, कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करवाया जाता है एडल्ट्स के द्वारा, तो दोस्तों के बीच बैठकर अल्कोहल ड्रिंकिंग का प्रयोग करने से उससे साइकेट्रिक डिजीज जैसे एंजाइटी है या डिप्रेशन है, इन सब के अंदर वो क्या करता है, इन सब के कारण क्या होता है, वो अल्कोहलिज्म करता है। आफ्टर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ब्लड ऑफ अल्कोहल 2 से 3 मिनट बाद ही अल्कोहल जो होती है वो रैपिडली स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और इससे क्या होता है, ब्लड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्कोहल की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है अल्कोहल सेवन के 1 घंटे बाद सबसे ज़्यादा होती है। अब देखते हैं इफ़ेक्ट क्या होता है, उसने अल्कोहलिज्म किया, उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो देखते हैं। पहली तो सोशल प्रॉब्लम होगी उसे। सोशल प्रॉब्लम क्या होगी, वो बेरोज़गार रहेगा, उसे कोई जॉब नहीं देगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। चाइल्ड अब्यूज़, यानी कि चाइल्ड को क्या करेगा, अब्यूज़ वर्ड बोलेगा। फाइनेंशियली क्या होगी, डिफ़िकल्टीज़ होगी कि सारे पैसे तो उसने अल्कोहल में उड़ा दिए इसलिए। मैरिटल टेंशन होगी, यानी वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा, वॉयलेंस होगा, ट्रैफिक ऑफेंस करेगा वो, ठीक है। फिर आता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर सुसाइड की टेंडेंसी, सुसाइड करने की कोशिश करेगा वो। विड्रॉल सिम्टम जैसे एपिलेप्सी हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, मेमोरी डिस्टर्ब हो सकती है, पहचानेगा नहीं। और वर्निक्स एनसिफिलोपैथी होती है ड्यू टू B1 की डेफिशिएंसी के कारण।
तो ये सभी सिम्टम उसके, ये भी सभी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है, किसके कारण? एल्कोहलिज्म के कारण। या फिर तीसरी है फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम यानी उसे कोई बीमारियाँ हो जाएगी, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंजप्शन से, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, कैंसर का क्या हो सकता है, जीआईटी में कैंसर हो सकता है, या इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसका मैनेजमेंट कैसे करना है? उसे एडवाइस करना है कि उसे समझाना है और एडवाइस करनी है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एल्कोहल के, और उसे एक क्या बताना है कि एक सेफ़ लेवल बताना है कि इतनी मात्रा में अगर तू पिएगा तो तेरे लिए सही रहेगी, इससे ज़्यादा मात्रा जो होगी वो हानिकारक होगी। तो उसे सेफ़ लेवल ऑफ एल्कोहल कंजप्शन को हमें एडवाइस करना है। जॉब चेंज करवा देंगे इसको, सपोर्टिव साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग करवाएंगे उस पेशेंट की। बेंजोडाइजेपाम देते हैं कितने दिन तक? 5 से 7 दिन तक देते हैं, और 20 mg देते हैं हर 6 आवर से। ठीक है। डिज़ोलिफिराम देते हैं 20 से 400 mg डेली देते हैं। ये था एल्कोहल कंजप्शन। उसके बाद आता है आयुर्वेदिक डाइट इन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर हम समझेंगे कि किसी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल यानी उसके आहार में परिवर्तन के कारण, ठीक है, उसके आहार में उसने मॉडिफिकेशन किया, मतलब पाश्चात्य संस्कृति अपनाने के लिए, थोड़ा मॉडर्न बनने के लिए उसने क्या किया? घर का खाना छोड़ दिया, बाहर का खाना शुरू कर दिया, या फिर ये फास्ट फूड वगैरह इनका ज़्यादा सेवन करने लग गया, फैट का ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, अधिक मात्रा में हर चीज़ ले, जितना कार्बोहाइड्रेट का लेवल था उससे ज़्यादा ले रहा है, हर चीज़ का लेवल उसका ज़्यादा हो गया, या फिर तो अपनी लाइफ स्टाइल को उसने चेंजेस किया। आहार विहार इन सबको चेंज करने के कारण व्यक्ति के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ होती है, वो हमेशा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आती है। डायबिटीज़ हुई, व्यक्ति मोटापा होता है, ओबेसिटी जो आती है वो, और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जितनी भी होती है वो अधिक मात्रा में फैट के कंजप्शन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होती है, तो वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आती है। और जैसे कि ओबेसिटी हो गई, और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हुई, और एक आता है हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये सभी थी, किसमें आती है? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आती है। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को सही करने के लिए हम किस तरह से आयुर्वेदिक डाइट यूज़ लेते हैं, आयुर्वेदिक डाइट के द्वारा किस तरह से हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को सही करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज़ के अंदर क्या होती है? कफ और मेद से प्रधान त्रिदोषज व्याधि होती है। ये सब आप निदान स्थान में पढ़ के आ चुके हैं। अतः इस प्रकार का आहार उसमें देना, हमें डाइट के बारे में चर्चा करनी है, इसके अंदर सिर्फ डाइट पढ़नी है हमें, कि किस तरह की डाइट देनी है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में। हमें उसकी संप्राप्ति क्या है, वो किस तरह से हुआ है, कितने टाइप की है, ये सब यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार का आहार देंगे जो कि कफ को और मेद को नाश करने वाला हो, इनको नहीं बढ़ाए, साथ ही अन्य दोषों को भी नहीं बढ़ाए। महर्षि चरक ने चरक चिकित्सा 6 में और सुश्रुत ने सुश्रुत चिकित्सा 11 के अंदर प्रमेय का पथ्य और अपथ्य दोनों के बारे में बताया है। जैसे पथ्य अगर लेंगे तो पुराना शाली देते हैं, साठी चावल देते हैं, यव देते हैं, सबसे बेस्ट होता है यव डायबिटिक पेशेंट के अंदर। अरहर की दाल देते हैं, कुल्थी की दाल देते हैं, मूंग को जो होता है बदल बदल कर विभिन्न कल्पनाओं के द्वारा प्रयोग करते हैं, यूज आदि बनाकर उसको प्रयोग करते हैं। भोजन को घृत के स्थान पर तेल से सिद्ध करके देना है, हमें घी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फैट उसे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अर्थात यूश और शाक, परवल, करेला देते हैं डायबिटिक पेशेंट में। पालक देना है, ग्रीन वेजिटेबल्स देनी है, जैसे चौलाई हो गई, प्याज हो गया, इनको सरसों के अंदर, इंगूदी के अंदर, दंती और अत्सी, ये 4 तेल है, याद होने चाहिए इनके नाम आपको। हमेशा भोजन को किस में फ्राई करना है? तेल में। तेल कौन सा? सरसों का लेंगे, इंगूदी का लेंगे, दंती का लेंगे, अत्सी। इन 4 के तेल में ही हम किसी भी चीज़ को, या तो यूज हो हमारा मूंग का दाल का यूज हो, या फिर हमारे कोई भी साग हो, इन सबको किस में फ्राई करना है? इन 4 तेल में ही फ्राई करना है। तो इन 4 तेल में फ्राई करके हम देते हैं। भोजन के अंदर हमेशा मधु मिला कर देते हैं, क्योंकि कफ को काटने वाला होता है। और डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है? कफ बढ़ा हुआ होता है, कफज व्याधि है ये। त्रिदोषज है, लेकिन प्रधान दोष अगर देखा जाए तो वो कफ होता है इसके अंदर। मांसाहारी व्यक्ति जो होता है उसको मेद रहित मांस, ठीक है, जैसे वशीकर है, प्रतुत है, ये मांस वर्ग के अंदर आते हैं। अपन अभी
12 वर्ग पढ़ेंगे उनके अंदर आ जाएंगे ये चीज़ें। ठीक है, जांगल मांस, मांसरस, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। अपथ्य नवीन अन्न नहीं देना चाहिए क्योंकि ये गुरु होता है। पिसा हुआ अन्न नहीं देना चाहिए। घृत तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दूध नहीं देना चाहिए। इक्षु विकार नहीं देने चाहिए। दधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी कफ को बढ़ाने वाले हैं, मेद को बढ़ाने वाले हैं, वो सभी नहीं देने चाहिए। सोविरक है, तुषोदक है, मेरय है, सुरासव है, अधिक जल है, उसे नहीं देना है। खट्टे दूषित नहीं, खट्टे शरबत जो होते हैं जितने भी हैं वो नहीं लेना है। ग्राम्य आनुप मांस है, ओदक मांस है, ये सब नहीं देने, और मांस रस को तो बिल्कुल नहीं देना है। मतलब जांगल मांस रस का प्रयोग करना है, आनुप मांस रस का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल, यानी कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं हम। ये डाइटरी मॉडिफिकेशन है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो ये तो हमने पथ्य अपथ्य पढ़ा, सिर्फ आयुर्वेद का हिसाब से एक डायबिटिक पेशेंट की डाइट पढ़ी है हमने। अभी हम मॉडर्न के हिसाब से पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य है कि मेन के अंदर आइडियल बॉडी वेट लाना है और उसकी क्या करनी है, जनरल वेलबिंग होनी चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं। और उसके अंदर फर्दर कॉम्प्लिकेशन आए उसको उससे बचाने के लिए कर रहे हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट यही सब करता रहा तो उसे आगे भी किसी प्रकार की कोई बीमारियां हो सकती है, जैसे डायबिटिक वुंड हो सकता है या फिर कोई भी प्रकार की से हार्ट डिजीज़ आदि हो सकती है। तो मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन नीड के अंदर उसकी में, यानी पोषण से संबंधित ज़रूरतों में संशोधन। अब मैं एक बात बता दूँ, 4 डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे इसके अंदर, 4 डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में। पहला है डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज़। इन चारों में ये जो टॉपिक हैं वो सेम चलेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से एक आता है, ज़्यादातर चांस डायबिटीज़ और ओबेसिटी का रहता है आने का। तो इन चारों में आपको अगर डाइट आयुर्वेदिक डाइट पूछता है तो आपको पैटर्न चारों में सेम रखना है। क्या रखना है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि क्या है क्या नहीं है, फिर इसके बाद में पथ्य बताएंगे और अपथ्य बताएंगे आयुर्वेद के हिसाब से। फिर हम उसका सबका प्रिंसिपल आएगा, चारों का प्रिंसिपल अलग अलग है, सबका प्रिंसिपल लिखेंगे, सबके अंदर मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिशन नीड लिखेंगे। अब इसमें क्या आता है, इसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, विटामिन आदि जो होते हैं, इनकी कितनी कितनी मात्रा इनको देनी चाहिए पेशेंट को, इनके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, वो सबके हिसाब से देख लेंगे अपन। और एक जो आता है वो आता है डाइटरी मॉडिफिकेशन, कि आहार में परिवर्तन, आहार हमें कैसा देना चाहिए। जैसे आहार के अंदर जैसे अनाज देंगे, लेग्यूम्स देंगे, क्या क्या देंगे। तो एक तो आहार है जो एनर्जी देगा उस व्यक्ति को, एक आहार है जो उसकी शरीर को बनाता है, बिल्डअप करता है, एक देंगे हम उसके शरीर को रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव करने के लिए जो वेजिटेबल्स आदि देते हैं वो। तो इसमें चलेंगे 3 ग्रुप। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम, ये जो 5 कॉमन चीज़ें हैं, पथ्य, अपथ्य, प्रिंसिपल, मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिशन नीड, डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये 5 सबके अंदर इन चारों में कॉमन चलेंगे। कॉमन मतलब पॉइंट सेम है, अंदर का मैटर हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पोषण संबंधी जरूरतों में संशोधन के अंदर पहला आता है एनर्जी। यदि व्यक्ति नॉर्मल वेट रेंज जो है उसमें अगर है तो RDI ये हर जगह काम आएगा। सुनो, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक, हर एक व्यक्ति के लिए हर वेट के हिसाब से उसके डाइटरी प्लान जो है वो बताया गया है कि उस व्यक्ति को अगर उसका वेट इतना इतना है, 60 है, उसका वेट 62 है, उसका वेट 100 है, उसका वेट 80 है, उसका 70 है, तो उसके हिसाब से उसे कितनी तो प्रोटीन लेनी है, कितनी उसे विटामिन लेनी है, कितनी उसे कार्बोहाइड्रेट लेनी है, ये सभी बताया गया है। उसको बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक। ठीक है, प्रति व्यक्ति है, जैसे वो सेक्स के हिसाब से भी हो सकता है, वो वेट के हिसाब से भी होता है, वो कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए तो आप ARDI ही लिखेंगे, क्योंकि इतने याद होना पॉसिबल नहीं है, सब मिक्स हो जाता है फिर। तो RDI टेबल के अंदर मेन जो है वो 60 वेट का है, तो उसको 60 ग्राम पर डे की प्रोटीन इंटेक करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है।
अगर अंडरवेट है व्यक्ति तो इंक्रीज इन टोटल एनर्जी इनटेक, अगर ओवरवेट है तो एनर्जी का रेस्ट्रिक्शन कर देंगे, सीधी सी बात है ये तो। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यह कॉमन मिस्टेक होती है कि डायबिटिक पेशेंट को हम बिना कार्बोहाइड्रेट की डाइट देते हैं। एटलीस्ट उसके खाने में 80 से 100 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट डाइट जो नहीं है उसको देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? अगर उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, फैट को बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन को रोकता है। कार्बोहाइड्रेट कहता है फैट के ब्रेकडाउन को रोकेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो फैट का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और फैट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगी, कीटोन बॉडीज़ बनेगी। तो कीटोन बॉडीज़ को बनने से कौन रोकेगा, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति को देना चाहिए तथा शरीर में प्रोडक्ट बनने से रोकता है। फैट का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन को बनने से कौन रोकता है, कार्बोहाइड्रेट, और शरीर में इसका प्रोडक्ट कौन बनता है, फैट के ब्रेकडाउन से कीटोन बोलते हैं, तो इसे कीटोसिस बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट कीटोसिस की प्रोसेस को रोकता है। इनफैक्ट एक दिन में 50 से 55% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है, जबकि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लिया जाता है, मोर फाइबर, ठीक है, डाइट्री फाइबर की फॉर्म में। सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, इनसे बचना चाहिए। ये व्यक्ति को नहीं देंगे हम, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल्दी अवशोषित होते हैं और ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमें नहीं देने हैं। फिर आता है फैट। फैट जो होता है, डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसको 15 से 20 ग्राम फैट एक दिन में से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा मात्रा में लेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हृदय की बीमारियों का खतरा रहेगा। जिस खाद्य में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो क्या करना है, उसे लिमिटेड यूज़ करना है या प्रोहिबिटेड करना है उसको। प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स किस हिसाब से लेने हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को नॉन डायबिटिक पेशेंट की तरह लेना है कि उसे डायबिटीज़ नहीं है, उस हिसाब से उसे प्रोटीन लेनी है, विटामिन लेनी है और मिनरल्स लेने हैं, और आरडीआई के अकॉर्डिंग लेना है। फिर आता है डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन एक डायबिटिक पेशेंट जो होता है आहार में परिवर्तन करना आवश्यक है, परंतु डायबिटीज वाले व्यक्ति को हमें कभी भी भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। ये लाइन काट देना। एनर्जी गिविंग ग्रुप अगर देखते हैं तो एनर्जी गिविंग ग्रुप में हम क्या क्या देंगे, सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन के अंदर एनर्जी गिविंग ग्रुप में हम उसको अनाज देंगे, जैसे वीट है, सूजी है, ये सब देते हैं। रूट और ट्यूबर्स कंद के अंदर हम देते हैं, पोटैटो देते हैं। स्वीट पोटैटो जो होता है इनका लिमिटेड यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। शुगर है, जैसे टेबल शुगर है वो देते हैं, हनी है, ग्लूकोज है, जैम है, जेलीज़ है, चॉकलेट्स है, ये है। फैट जो है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट जो होता है उनका यूज करना है। कोकोनट ऑयल है, सॉरी ग्राउंड नट ऑयल है, सोया ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, इनका यूज करते हैं। और सैचुरेटेड फैट में किसका, इनका तो यूज करना है, और ये सैचुरेटेड फैट क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। जैसे कि घी है, बटर है, क्रीम है, वूल मिल्क है, ये सब का क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। अब बॉडी बिल्डिंग अप ग्रुप के अंदर क्या क्या देते हैं, जैसे मिल्क है तो फुटफेल मिल्क है और बफेलो मिल्क है, इनको नहीं देना है, क्योंकि इनमें क्या होता है, फैट ज़्यादा मात्रा में मिल्क होता है। स्किम्ड मिल्क था, कल हमने पढ़ा था, और काऊ मिल्क था, इनमें क्या होता है, फैट निकाल दिया जाता है, उसी को तो कहते हैं स्किम्ड मिल्क। और काऊ मिल्क जो होते हैं इनको देने चाहिए, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है, और डायबिटिक पेशेंट को फैट नहीं देना चाहिए। पल्सेस हैं, दालों का प्रयोग क्या होता है, अनिवार्य होता है, जैसे, और हमेशा डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसके अंदर हमेशा आटा और बेसन इन दोनों को मिला के चपाती बना के खिलानी चाहिए। एग जो है, एग कौन सा देना, जिसके अंदर योक निकाल दिया गया हो, जो पीला पार्ट होता है वो निकाल दिया गया हो। फ्लैश फूड है, जिसके अंदर रोस्टेड और बेक्ड मिल्क मीट जो होता है ना वो क्या, उसे खाना चाहिए, उसे फ्राई मीट जो होता है उसे अवॉइड करना चाहिए। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी ग्रुप के अंदर हम उसे सब्जी देते हैं और फ्रूट्स देते हैं। तो सब्जी के अंदर जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो है, पंपकिन है, ब्रिंजल्स हैं, और परवल हुए, बीटर गॉर्ड हुआ, कैरेट हुई, रेडिश हुआ, और ये कूलीफ्लावर हुआ, लेडीज फिंगर हुई, बीन्स हुए, ये हमें देने चाहिए उसे। फ्रूट्स के अंदर मैंगो, ग्रेप्स, शुगर, कैन शुगर, वाटरमेलन,
बनाना, ये हम दे सकते हैं। जैसे एप्पल हुआ, गवावा हुआ, ऑरेंज हुआ, मौसम्बी हुआ। जामुन जो होता है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसके लिए? डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में एक हमारा आज कंप्लीट हुआ, कौन सा? डायबिटीज। दूसरा पढ़ते हैं हम ओबेसिटी। ओबेसिटी स्थूल्यता का वर्णन चरक सूत्र 21 के अंदर अष्टनिंदनीय जो पुरुष पढ़े थे हमने, उसमें किया गया है। ओबेसिटी वाले व्यक्ति के अंदर जठराग्नि क्या होती है? बहुत ज़्यादा दीप्त होती है, इसीलिए उसके अंदर गुरु आहार देते हैं और अतर्पण आहार देते हैं। ठीक है। माधव निदान में इसका वर्णन मेदो रोग में किया गया है। अब इसमें पथ्य और अपथ्य देखते हैं। पथ्य के अंदर पानी में शहद मिलाकर सेवन करना है। ओबेसिटी वाले व्यक्ति के अंदर कफ और मेद को नष्ट करने वाले अरिष्ट का प्रयोग करना है। यव, शामक, कंगनी, कोदो, मूंग, अरहर, परवल और आंवला, इन सब का सेवन करना है। अपथ्य में हमें क्या करना है? कफ और मेद वर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करना है। मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी में क्या बताते हैं? उन्होंने बताया, मतलब इसके प्रिंसिपल क्या है कि स्लो और ग्रेजुअली बॉडी वेट को ओबेस जो पर्सन है उसके अंदर धीरे धीरे कम करना है। कितना कम करना है? जब तक आइडियल बॉडी वेट ना आ जाए तब तक। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट डिजीज़ है और डायबिटीज़ है, इनके कॉम्प्लिकेशन, ये सब कॉम्प्लिकेशन जो है इनको होने से रोकना है। तो ये था इसका प्रिंसिपल। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन नीड जो है उसके अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे वो देखते हैं। तो पहला है एनर्जी। प्रतिदिन 500 से 1000 किलो कैलोरी कमी करनी है। अगर व्यक्ति के अंदर 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन कटौती करते हैं हम उस व्यक्ति के अंदर, मोटे व्यक्ति के अंदर, तो 450 ग्राम वेट उसका एक वीक में कम हो जाता है। वहीं अगर 1000 किलो कैलोरी से अगर 9 वेट कम करते हैं हम उसका प्रतिदिन, तो एक वीक में उसका 900 ग्राम वेट कम हो जाता है। फैट बताया गया है कि सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल रिच फूड जो है उसे अवॉइड करना है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स उसे एज ए हेल्दी पर्सन लेना है और आरडीआई के अकॉर्डिंग लेना है। डाइटरी मॉडिफिकेशन जो देखते हैं उसका देखते हैं हम रेस्ट्रिक्ट टोटल फूड इंटेक। ओबेस व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाला फूड का नोट बनाना है हमें। ठीक है। और क्या करना है? टोटल एनर्जी इनटेक को कैलकुलेट करना है कि वह व्यक्ति कितनी एनर्जी इनटेक कर रहा है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, नोट बनाना है, चार्ट बनाना है। उसके बाद में जो एनर्जी हमारे पास आई कि कितनी एनर्जी इनटेक कर रहा है, उस एनर्जी को आरडीआई के साथ कंपेयर करना है और वेट रिडक्शन के लिए एनर्जी लेवल का पता करना है कि एक वेट को हमें कम करना है, इसके लिए एनर्जी लेवल क्या है, कितनी कितनी मात्रा में हमें इसकी एनर्जी को डाउन करना है। तो देखते हैं कि 200 से 300 किलो कैलोरी पर डे से एनर्जी रिडक्शन स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले 200 से 300 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से एनर्जी इसकी डाउन करनी है। एनर्जी में रिडक्शन जो करना है ना, वो भोजन से स्टार्ट कभी नहीं करना है। जो व्यक्ति देखते हैं मोटापे वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, मोटे व्यक्ति, वो सबसे पहले बोलते हैं मेरे को पतला होना है तो मैं सबसे पहले खाना ही छोड़ूंगा। नहीं, खाना नहीं छोड़ना है। जो साइड डाइट है ना, जो आप खा रहे हो साइड की चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, चिंगो मिंगो है, इनको अवॉइड करना है हमें। इसके अतिरिक्त चीज़ें जो होती हैं जैसे केक है आदि जो होती हैं, उनके अंदर कटौती करनी है। सबसे पहले बाहर का खाना बंद करो सबसे पहले, लेकिन खाना कभी बंद मत करना, पहले खाने से स्टार्ट नहीं करते हैं। और क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है? कुकुम्बर है, टोमेटो है, कैरेट है, फ्रूट्स है, सलाद है, ये भोजन में ऐड करने हैं। मोटापे वाले व्यक्ति को टीवी देखते हुए, पढ़ते हुए भोजन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से वो ज़्यादा इंटेक कर लेता है। कट डाउन इंटेक ऑफ फैट एंड फैट रिच फूड, यानी कि वसा और वसा से भरपूर जो खाद्य हैं उसको प्रयोग उसको कम करना है। जैसे सैचुरेटेड फैट है या कोलेस्ट्रॉल है, इसका इंटेक उसे नहीं करना है। अवॉइड करना है घी को, बटर को, मीट को, केक्स को, पेस्ट्रीज को, ऑयल और सीड्स को अवॉइड करना है। गिव मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड, यानी उसे प्रोटीन से रिच डाइट देनी है। जैसे मिल्क हुआ, पल्सेस हुआ, चिकन हुआ, फिश हुआ, नॉन वेजिटेरियन फूड हुआ, ये सब उसको क्या करना चाहिए? रोस्टेड होना चाहिए, फ्राइड नहीं होना चाहिए। ये सब उसको देने हैं। गिव मोर ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स, यानी उसे अधिक मात्रा में पत्तीदार सब्जियां और फल देने हैं।
जैसे कि मेथी देनी है, कैरेट देनी है, गाजर देनी है, टोमेटो देनी है, ऑरेंज और पपाया। गिव मोर फाइबर रिच फूड, जैसे कि सीरियल्स है, पल्सेस हैं, फाइबरस फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये उसको देनी है। फाइबरस फूड जो होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो कि भूख को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो कम मात्रा में उसे ऊर्जा देते हैं। तो एनर्जी लेस अमाउंट में उसे देनी है, क्योंकि इनमें एनर्जी जो होती है वो लेस अमाउंट में होती है। अब देखते हैं CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज़। आयुर्वेद में हृदय शूल का वर्णन चरक चिकित्सा 26 में त्रिमर्मी अध्याय में वर्णन है। वहीं सुश्रुतनेश का वर्णन उत्तर तंत्र के 64 नंबर चैप्टर के अंदर हृदय रोग में बताया है। पथ्य बताते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंदर, जिसको हार्ट डिजीज़ है उस व्यक्ति को पथ्य के अंदर पुरानाशाली, रक्तशाली जो है उसका सेवन करना चाहिए। विलेपी मूंग है और कुलथ है, इनका सेवन करना चाहिए। जांगल और पशुओं का मांस रस का सेवन करना चाहिए। अपथ्य के अंदर उसका सेवन करना चाहिए। विरुद्ध अपथ्य में सेवन नहीं करना चाहिए विरुद्ध का, उष्ण का, गुरु, तिक्त और अम्ल आहार का सेवन नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है। प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसका प्रिंसिपल है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और फैट के लेवल को बढ़ने मत दो, नॉर्मल रखो। एंजाइना पेक्टोरिस है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या कंजक्टिव हार्ट फेलियर है, इनको होने से रोकने के लिए पोषण की आवश्यकताओं में संशोधन करो, यानी कि कॉम्प्लिकेशन मत होने दो। सबके प्रिंसिपल यही पढ़े हैं हमने। ओबेस वाले में आ जाएगा कि वेट कंट्रोल करो और प्रिवेंट करो कॉम्प्लिकेशन को। इसमें भी यही है कि फैट को कंट्रोल करो और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करो। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिशन नीड्स। एनर्जी, फैट और प्रोटीन, विटामिन किस तरह से होते हैं। यदि नॉर्मल बॉडी वेट है तो RDI के अकॉर्डिंग क्या करना है, एनर्जी इंटेक करना है। एनर्जी रेस्ट्रिक्शन है फॉर ओबेस पर्सन के लिए। फैट में सेचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल अवॉइड करना है। विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स किसके अकॉर्डिंग, RDI के अकॉर्डिंग लेने हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन के अंदर, एनर्जी रेस्ट्रिक्शन के अंदर टोटल फूड इंटेक को इसको कम करना है। फैट रिच फूड जो होता है उसके कंजप्शन को इसे कम करना है अगर किसी व्यक्ति को हार्ट डिजीज़ है तो। शुगर एंड अदर स्वीट मिठाइयाँ जो होती है उसके इंटेक को कम करो। वूल ग्रेन का उपयोग उसे करना चाहिए ज़्यादा। पल्सेस का उपयोग उसे ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि दाल ज़्यादा खानी चाहिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट इंटेक उसे बढ़ाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल, स्मोकिंग को। फैट का रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए उसे डायबिटीज़ के हिसाब से, जिस तरह से डायबिटीज़ में किया था उस हिसाब से इसमें भी करेंगे उसी के जैसा। सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम का रेस्ट्रिक्शन करना है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा लेता है, नमक की मात्रा ज़्यादा लेता है, तो वो सीधे किसको इफेक्ट करता है, हार्ट को इफेक्ट करता है। और हार्ट के अंदर क्या होता है, साल्ट जो होता है क्या करता है, ब्लड के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, ब्लड के पंपिंग लेवल को बढ़ाता है, यानी इससे क्या होता है, BP बढ़ता है अगर नमक ज़्यादा खाता है कोई व्यक्ति तो। ठीक है, 5 ग्राम पर डे से कम नमक का यूज़ करना चाहिए। आइडियली भी हमें 5 ग्राम तक ही करना चाहिए यूज पर डे में, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अब देखते हैं यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव फूड, जैसे कि डायबिटीज़ में था वैसे ही करना है। अब देखते हैं उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन अगर है तो जनरली जैसे देखते हैं तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में हाइपरटेंशन का वर्णन नहीं मिलता है। तो इसके प्रिंसिपल एंड मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट डाइट में क्या होंगे, पूरे सेम होंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के तरह। विशेष ध्यान देना है नमक की मात्रा पर इसके अंदर, क्योंकि उच्च रक्तचाप पर BP कौन बढ़ाता है, नमक बढ़ाता है, तो नमक की मात्रा पर इसके अंदर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हमारे देश में 3 से 12 ग्राम पर डे नमक का सेवन किया जाता है। इसमें 2 से 2.5 ग्राम पर डे के हिसाब से नमक की कटौती किसमें, हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति में करनी चाहिए। और आइडियल साल्ट जो होता है 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर नमक टिप्स फॉर साल्ट रेस्ट्रिक्शन, नमक प्रतिबंध की टिप्स कैसे होती है, अगर खाना बना रहे हो तो खाना बनाते समय डालो, ऊपर से नमक मत डालो। तो खाना बनाते समय डालना चाहिए। कुकड फूड में ऊपर से नमक ऐड नहीं करना चाहिए। नमक से संरक्षित है जैसे प्रिजर्व फूड, जैसे अचार वगैरह है, पिकल है, चटनी है, सॉस है या केचप होते हैं, इनको अवॉइड करना है। अत्यधिक नमक से युक्त फूड है जैसे वेफर्स हो गई, नमकीन हो गई, फास्ट फूड हो गया, चीज़ हो गया, इनको क्या करना है, अवॉइड करना है।
डाइटरी प्लान जो किसके अकॉर्डिंग होगा, अवॉइड करना है किसको, सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है। उसके बाद आता है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट जो है, जिसके अंदर जैसे मूफा और पुफा आते हैं, इनका सेवन व्यक्ति कर सकता है। जैसे मूफा क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके अंदर आता है ओलिव ऑयल आता है, इसका यूज़ करना चाहिए। पुफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें सनफ्लावर, कॉटन सीड्स ऑयल आता है, फिश ऑयल आते हैं, इनका यूज व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं एक तो, दूसरा एंटी ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट वाले होते हैं तथा हार्ट के लिए ये अच्छे होते हैं। वूल ग्रेन का उपयोग करना चाहिए। फ्रेश फूड और वेजिटेबल्स का डेली प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि पोटेशियम रिच फ्रूट्स हैं, बनानाज हुआ, ऑरेंज हुआ, कैरेट हुए, मशरूम्स हुए, बीन्स हुए, नट्स हुए, लेग्यूम्स हुए, इनका प्रयोग करना चाहिए। ये थे आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। उसके बाद है आहार वर्ग। आहार वर्ग हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं अब हम निद्रा।